अभी तक हमने फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में आपके जो वीकली डीजेनरेट स्टेट थी, कंप्लीटली डीजेनरेट स्टेट थी, और आपका जो स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट स्टेट था, उनको हमने कंप्लीटली कवर कर लिया। ओके, अब हम जो एप्लीकेशंस हैं फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के, कि फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ओके, सो उनको देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर हम जनरली अगर देखना चाहें कि फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कहाँ है, मेनली जो मेटल्स हैं, ओके, उनके अंदर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। ओके, और वो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। ओके, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, देन ड्रूड ने ये बोला कि मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको आप एक तरीके से इलेक्ट्रॉन गैस कंसिडर कर सकते हो। ओके, और उनके ऊपर मैक्सवेल एक तरीके से बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हो, और इसीलिए उन्होंने उसको मैक्सवेलियन गैस नाम दिया था। ओके, उसकी हेल्प से उन्होंने फिर जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो आपकी एक तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ओके, ये चीज़ें उन्होंने डिफ़ाइन की। बट जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था उससे एक तरीके से डेविएशन बता रही थी जो एक्सप्लेनेशन है ड्रूड की। ओके, सो इट मीन्स गलत हो रहा है। इट मीन्स आपका जो एक तरीके से जो सिस्टम आपने कंसिडर किया है, जो कि क्लासिकल सिस्टम है, वो आपने गलत कंसिडर किया है। इसके बाद आपके सोमरफील्ड आए थे। सोमरफील्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन गैस है, उसको आप एक तरीके से क्वांटम सिस्टम कंसिडर करो। ओके, उन्होंने फर्मी गैस उनको कंसिडर किया, और जो भी क्वांटिटीज़ थी, थर्मल कंडक्टिविटी और आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो भी चीज़ें थी, उनको उन्होंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। ओके, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स से। ओके, सो एक तरीके से यहाँ इसका एप्लीकेशन हो जाता है। ओके, अगर और एप्लीकेशंस की बात करें, देन नॉर्मली अगर हम कंसिडर करें, देन दो टर्म्स आती हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका फ्री कैसे होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री हो सकता है। फर्स्ट आता है आपका थर्मल एमिशन, सेकंड आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब थर्मल एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में क्या डिफरेंस है? अगर मैं थर्मोनिक एमिशन की बात करूं, देन उसके अंदर क्या होता है, आप मेटल या फिर किसी भी एलिमेंट को हीट प्रोवाइड करते हो, एनर्जी प्रोवाइड करते हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एटम के जो सब सेल में होता है, वो एक्साइटेड होकर आपका एक तरीके से बाहर निकल जाता है आपके आउटर मोस्ट सेल से। उसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है कि उसमें थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ जाता है कि स्टार्टिंग में हमने हीट किया, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली निकल गया। बट इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो फोटोन है एक तरीके से लाइट पार्टिकल है, उसको हम स्ट्राइक करते हैं मेटल के ऊपर, और वो एक तरीके से एनर्जी डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन को, और फिर आपका इलेक्ट्रॉन एक तरीके से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। सो ये तो बात थी कि आपने एनर्जी प्रोवाइड किया, चाहे वो थर्मल एक तरीके से मेथड हो या फिर आप एक पार्टिकल से एनर्जी दे रहे हो। ओके, बट हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स में, बिकॉज जो आउटर मोस्ट सेल में जाना और एक तरीके से एक्साइटेड स्टेट में जाना, वो तो नॉर्मली किस कंडीशन में होता है, नॉर्मली हम बात करते हैं क्लासिकली। ओके, बट जो फर्मी सिस्टम है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर तो एक तरीके से आपका फर्मी गैस ही है, देन उस सिस्टम को, फर्मी सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम। ओके, सो उसको थोड़ा देखते हैं कि क्या होता होगा जब उसको हम हीट करते हैं या फिर एक फोटोन स्ट्राइक करता है मेटल के ऊपर। ओके, सो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जो कि आपका सब सेल में एक तरीके से कन्फाइंड है, ओके, सो उसके लिए हम एक पोटेंशियल वेल कंसिडर करते हैं, बिकॉज क्वांटम फिजिक्स में हम हमेशा क्वांटम जो वेल है एक तरीके से पोटेंशियल वेल,
उस पर ही फोकस करते हैं नॉर्मली। अज्यूम करते हैं हमारे पास एक पोटेंशियल वेल है जिसका जो एनर्जी है वो इज इक्वल टू आपका EC है। ओके, अब यहाँ से अगर हम चेक करें देन इलेक्ट्रॉन को स्टार्टिंग में तो उसके आउटर मोस्ट सेल से आउटर मोस्ट सेल में लेके आना पड़ेगा। सो देन उसके लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो होता है आपका, अगर इतना एनर्जी मिलता है इसको हम फाई बोलते हैं, ये होता है आपका वर्क फंक्शन। ओके, अब जो बाकी बची हुई एनर्जी अगर हमने ज़्यादा अमाउंट एनर्जी का दिया है फाई से, ओके, मिनिमम तो फाई आपको देना पड़ेगा फ्री करने के लिए, बट फ्री होने के बाद जो एनर्जी एक्सेस है वो आपका काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, और ये वाला जो एनर्जी है ये एक तरीके से आपका EF चला जाता है, फर्मी एनर्जी में चला जाता है बाकी बचा हुआ टर्म। और इससे भी अगर ज़्यादा हमारे पास अगर एनर्जी है देन वो आपका एक तरीके से इस वेल से बाहर निकल जाएगा, और इतना एनर्जी काफ़ी है एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली फ्री करने के लिए मेटल से। कैसे? बिकॉज EF जो है वो आपका फर्मी एनर्जी है। ओके, फ्री कैसे होता है? हमने चेक किया था कि जो ऑक्यूपेशन नंबर है हमारा फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए, अगर मैं यहाँ पर एक तरीके से कंसिडर करता हूँ NS से, ओके, यहाँ पर अगर मैं एनर्जी को अगर प्लॉट करता हूँ, हमने देखा था कि जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है कुछ इस तरीके से टेल निकल जाता है बाहर की तरफ। ये आपका 0.5, ये अगर 1 है, ये जो वैल्यू है ये म्यू इज इक्वल टू E होती है, और 0.5 पर आपका कट करता है हर पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूँ ये वाला जो एरिया है ये मेरा कन्फाइंड एरिया है जो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल वेल को। ओके, इट मीन्स जब आपका पार्टिकल का एनर्जी, ओके, अगर इस एनर्जी से ज़्यादा चला जाता है, इट मीन्स इस केस में तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री है। ओके, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, बट इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए भी हमें फाई एनर्जी चाहिए। ओके, और साथ साथ इस EF को भी हमें कवर करना है, फर्मी एनर्जी है, इसको भी कवर करना है। इसको कवर करेंगे देन हमारे पास क्या होगा, टोटल एनर्जी 5 प्लस EF। ओके, इट मीन्स अगर मेरे पास पार्टिकल के पास एनर्जी अगर आपका EC से बड़ा है, कि इफ E है एनर्जी पार्टिकल का वो EC से बड़ा है, देन पार्टिकल इज फ्री। पार्टिकल आप एक तरीके से एमिशन कह सकते हो। ओके, ओके, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप एनर्जी एक तरीके से थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो या फिर एक फोटोन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। बट जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से ही होता है। अब यहाँ पर अगर आप टेल को देखो, इस टेल के अंदर, इस टेल में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो फ्री हो गए, मेटल से बाहर चले गए वो पार्टिकल्स। ओके, और इन पार्टिकल की अगर मैं एनर्जी जो लेवल्स के अंदर चेक करूं, देन पार्टिकल्स बाकी बचे हुए तो कुछ यहाँ होंगे, बट ये वाले जो पार्टिकल्स हैं यहाँ वाले, ये आपके चले जाएंगे। एज्यूम कीजिए ये 5th सेल है, देन ये आपका 15th सेल होगा, और यहाँ पर पार्टिकल्स यहाँ सिंगल 1 यहाँ ऐसे, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टिकल आ सकता है ना यहाँ पर, सो एक एक करना पड़ेगा, और यहाँ पर गैप रह जाता है। सो ये वाले जो टेल वाले हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाता है। ओके, सो बारी बारी से हम एक्सप्लेन करेंगे दोनों टर्म्स को। ओके, अब एक चीज़ और आती है कि क्या इसको हम एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस कह सकते हैं। ओके,
इक्विलिब्रियम प्रोसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर एक एटम था, हमने उसको आयन में चेंज किया प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला सपोज, देन ये जो प्रोसेस है जिसमें डिके हो रहा है और रिकम्बाइन हो रहा है एटम, इस प्रोसेस को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कि अगर दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो एक तरीके से इक्वल हो जाएं, क्या इस प्रोसेस में ये हो सकता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन है वो आपके फ्री हो रहे हैं। अब मेटल से फ्री हुआ इलेक्ट्रॉन वापस मेटल पर आना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, सो इस प्रोसेस को हम एक तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं कह सकते कि ये इक्विलिब्रियम में है आपका सिस्टम, ये नहीं कह सकते। सो इट मीन्स जनरली क्या होता है, नॉट इन इक्विलिब्रियम, बट हमें किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ज़रूर कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज हम कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन करने के लिए, हम कोशिश करते हैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ओके, बिकॉज सिर्फ इतना प्रोसेस करने के लिए हमारे पास फाई काफ़ी है। ओके, अगर हमें फाई एनर्जी मिल गया देन ये प्रोसेस हो सकता है। सो हम कहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्री होने का जो प्रोसेस है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो आपके फ्री हो रहे हैं, वो अगर आपके अमाउंट में कम है देन हम इस प्रोसेस को आपका इक्विलिब्रियम कह सकते हैं कंडीशन में। ओके, और इसी कंडीशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जो दोनों कंडीशंस थी, फर्स्ट आता है आपका थर्मोनिक एमिशन, सेकंड आता है आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दोनों को एक तरीके से डिस्कस करेंगे हम। ओके, और दोनों प्रोसेसेस में हम जो करंट डेंसिटी है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, और यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम है इसको क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अभी थर्मोनिक एमिशन। ओके, थर्मोनिक एमिशन में हम जो आपका फर्मी सिस्टम है उसके लिए हम जो करंट डेंसिटी होगा वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, और हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है, अगर बॉडी का टेम्परेचर आपका उससे ज़्यादा है देन कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आपके जो टेल है जो कि आपका ईएफ एनर्जी से ज़्यादा है, इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो आपके फ्री हो जाते हैं। उस केस में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जरूर होंगे वहाँ पर टेल में। ओके, और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है जो कि वर्क फंक्शन होगा पार्टिकल को फ्री करने के लिए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, EC, जो कि टोटल एनर्जी है पार्टिकल का। एक तरीके से हमने जो एनर्जी प्रोवाइड किया है वो है माइनस म्यू टी, बिकॉज EF की जगह हमने म्यू टी रखा है जो आपका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन को बताता है। ओके, EF के। ओके, सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी म्यू टी। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो मेटल है वो कुछ इस तरीके से है कि ये आपका YZ प्लेन है, इस प्लेन में आपका मेटल है, अज्यूम कीजिए ये है। ओके, और आपका जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में फ्री हो रहे हैं, X डायरेक्शन में। ओके, ये चीज़ कंसिडर कीजिए। सो यहाँ पर करंट कितने तरीके का होगा, एक तो करंट Y डायरेक्शन में होगा जिसको IY बोलेंगे, एक आपका Z डायरेक्शन में IZ करंट होगा। उसी तरीके कुछ ना कुछ करंट डेंसिटी आपकी यहाँ पर होगी, उसको हम IX बोलेंगे। ओके, सो हमें ये तीनों फाइंड आउट करनी है, एक तरीके से टोटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, सो सबसे पहले हमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे टोटल वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे इससे पहले। ओके,
सो सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमने क्या चेक किया था कि जो J होता है, जो कि करंट डेंसिटी है आपका, J इज इक्वल टू NE/VD, और VD को जस्ट डायरेक्टली मैं सिर्फ V से रिप्रेजेंट करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, इट मीन्स ये आपका करंट डेंसिटी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब अपन क्या है, इस दो टर्म्स को एक साथ लेके चलते हैं, इस वाली एक टर्म को। ये जो टर्म है ये वाला, ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, इंटीग्रल की फॉर्म में J को लिखने की कोशिश करते हैं कि जो आपका J है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, इंटीग्रल E बाहर है, बाकी बची हुई क्वांटिटी को हम लिखने का कोशिश करते हैं NE, ओके, इनटू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कितनी हो जाती है, D3P D3V डिवाइडेड बाई H3, और G यहाँ पर है ही है, G भी है। G जो है वो आपका डीजेनरेसी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, सो G की वैल्यू 2 है, बिकॉज G इज इक्वल टू आपका हो जाता है 2s+1। जहाँ पर इसका जो स्पिन है s इज इक्वल टू 1/2 है, देन G इज इक्वल टू आपका आ जाता है 2। सो जस्ट डायरेक्टली 2 वैल्यू पुट करते हैं। ओके, और हमारे पास क्या टर्म्स बाकी रह गई, NE का क्या वैल्यू होगा, ऑब्वियसली NE हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर अपन कुछ इस तरीके से लिखते थे, बीटा E माइनस म्यू, ओके, +1। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें जो टर्म है हमने J के लिए देखा था, इसके अंदर हमने कंसिडर किया है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, बट हमें यहाँ पर चाहिए क्या, हमें तो सिर्फ ये चाहिए, डेंसिटी चाहिए ना नंबर की, इट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। देन हमें वॉल्यूम का टर्म यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, बिकॉज पर अगर मैं करता हूँ वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा देन ये D3R कैंसिल होने वाला है। अब बच गया मेरा V। ओके, अब V देखिए क्या होगा, V अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर इसके अंदर, बिकॉज हमने एज्यूम किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके सिर्फ Z डायरेक्शन की तरफ ही एमिट होने चाहिए, एजम्पशन लेके चले यहाँ। देन ये जो V है ये आपका Vx से एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, बट हमें पता है कि जो V है वो आपका P की टर्म में आ गया। ओके, सो इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे, बिकॉज ये टर्म है यही आपका एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। हम सोच रहे थे कि V हमारा कहाँ है, इट मीन्स V इंक्लूडेड है इसके अंदर ही, N इंटू V आपका इस टर्म से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, ये जो टर्म है इंटीग्रल है ना ये। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं इंटीग्रल को कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। ये आपका J है -∞ टू इन्फिनिटी होगा। ओके, सो यहाँ से J इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 2E डिवाइडेड बाई H3। ओके, और यहाँ से देखिए D3P है, D3P को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, dpx dpy dpz। ओके, और P को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमारा मोमेंटम है mv। ओके, इट मीन्स पार्टिकल का मास तो सब में एक जैसा हुआ, इट मीन्स अगर मैं m³ बाहर लिख देता हूँ और यहाँ से ये आपका dvx dvy और dvz लिख सकता हूँ ना, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं इस इंटीग्रल को। देन हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, m³ बाहर आ जाता है। ओके, आप देखिए अब ये जो बाकी बचा हुआ टर्म था ना v, हम इसको भी लिखते हैं vx, ये हमें डिस्कार्ड नहीं करना है। ओके, सॉरी हमने ये थोड़ा पहले इसको इंक्लूड बोल दिया था, बट इंक्लूड नहीं है एक तरीके से, इसके अंदर आएगा x बट इंक्लूड नहीं है, इसको हमें सेपरेटली लिखना पड़ेगा v को। n है
एन जो है वो आपका इस इंटीग्रल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो डेंसिटी है पार्टिकल डेंसिटी वो ई आपका मल्टीप्लाई कर ही दिया था, वी एक्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से अगर चेक करेंगे तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पहले आ जाता है डी वी वाई, फिर आ जाता है माइनस इन्फिनिटी टू। अब बात करते हैं एक्स की, एक्स का रेंज कहाँ तक होना चाहिए। क्या एक्स का एनर्जी के लिए कुछ लिमिट है? जी जरूर है, कि एक्स में जो पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी का भी लिमिट होगा अगर एनर्जी है। हम क्या कह सकते हैं, हमने चेक किया था कि अगर 1/2 mv(x²) अगर उसका काइनेटिक एनर्जी है वो आपका बड़ा होना चाहिए आपके EC से। ओके, अपन कह सकते हैं कि Vx इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन ऑफ 2 EC। ओके, और यहाँ से सपोज यहाँ पर अपन p² डिवाइडेड बाई 2m लिखते हैं, p² डिवाइडेड बाई 2m है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ये जो टर्म है ये आप px इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m EC, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट यहाँ पर हमने इसका लिमिट P के लिए क्या होना चाहिए, P के लिए लिमिट कितना होगा, Px के लिए, Px के लिए होगा, ये अज्यूम कीजिए अगर मैं P नोड से रिप्रेजेंट करूँ देन वैल्यू P नोड 2 आपकी इन्फिनिटी जाती है। उसी टर्म में यहाँ पर अगर वेलोसिटी की टर्म में चेक करें देन हमें पता था 1/2 mv², देन v का लिमिट क्या आना चाहिए, EC डिवाइडेड बाई 2m इसका अंडर रूट। अगर इसको मैं VC बोलता हूँ देन ये जो लिमिट है आपकी यहाँ पर वेलोसिटी की x एक्सिस में, ये VC टू इन्फिनिटी हो जाता है। ओके, बिकॉज ज़्यादा तो कितना ही हो सकता है काइनेटिक एनर्जी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है हमें उससे ज़्यादा से, बट मिनिमम आपका इस VC होना चाहिए। अब बाकी बची हुई टर्म देखते हैं क्या क्या बची। यहाँ से देखिए NE का वैल्यू कितना है, ये इतना 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल बीटा E माइनस म्यू प्लस 1। ओके, बाकी और कौन सा टर्म है, DP आपका इसके अंदर से क्या आ गया, dVx। ओके, Vx यहाँ से ये रहा बिकॉज ये वाला टर्म यहाँ से आया था, और क्या रह गया, और बस इतना ही टर्म था। ओके, इट मीन्स ये एक्सप्रेशन आपका आ जाता है कंप्लीटली। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो आपका पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सवेलियन है। मैक्सवेलियन ही क्यों, और सिंप्लिसिटी के लिए कैसे हम इसको मैक्सवेलियन बता सकते हैं। जो फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर जो ऑक्यूपेशन नंबर है जिसके अंदर जो टेल है, जो कुछ इस तरीके से आपका टेल एक तरीके से आता है, ये वाला जो टेल है, इसका एक्सपेरिमेंटली अगर इसको एक तरीके से चेक किया गया देन ये देखा गया कि ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कब हो सकता है एक टर्म, जब आपका एक तरीके से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल का टर्म है ये आपका 1 से बड़ा होगा। अगर ये बड़ा होगा देन इस टर्म को अपन नेगेटिव करके ऊपर ले जा सकते हैं। ओके, हम क्या कर सकते हैं कि J इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 2E m³ डिवाइडेड बाई h³। ओके, और यहाँ से अगर डायरेक्टली मैं इरेज करके लिखता हूँ देन ये जो वैल्यू है ये आपकी एक्सपोनेंशियली बीटा E माइनस म्यू। ओके, अब नेगेटिव होगा देन इसको मुझे म्यू माइनस ही लिखना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए बीटा म्यू को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, इट मीन्स एक्सपोनेंशियल, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल म्यू टी डिवाइडेड बाई के बी टी। इसको अपन बाहर ले सकते हैं, बाकी बचा क्या टर्म, एक्सपोनेंशियल आपका माइनस ई डिवाइडेड बाई के बी टी। अब एनर्जी देखिए, एनर्जी आपका तीनों टर्म्स में होगा, ये तो हो नहीं सकता कि पार्टिकल का एनर्जी एक ही एक्सेस में हो, तीनों एक्सेस में हम अज्यूम करके चलते हैं। देन ई एक्स, ई वाई, ई जेड तीनों टर्म्स में होगा, और इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2, इट मीन्स के बी टी, यहाँ पर 2 आ जाता है। ओके, एम तो सभी के लिए सेम होगा, और एक्स टर्म है, देन एक्स के लिए स्क्वायर, वाई होगा, देन वाई का स्क्वायर, जेड के लिए जेड का स्क्वायर। इट मीन्स सभी टर्म्स को अगर मैं लिखना चाहूँ, देन मुझे पता है कि ई इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, एम वी एक्स स्क्वायर, 1/2 यहाँ पर रह गया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ओके, इट मीन्स अगर मैं एक्सपोनेंशियल के अंदर ये ई की वैल्यू पुट करता हूँ, देन मुझे एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए एक्सपोनेंशियल का अलग अलग टर्म मिलेगा। देन अगर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, देन हमें क्या मिलता है यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, देन मेरे पास मिलता है एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बी टी इंटू डी वी वाई। ओके, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई के अंदर आएगा ऐसे टर्म के, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। उसी तरीके से जेड के अंदर एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बी टी इंटू डी वी जेड। ओके, अब इसके मल्टीप्लाई में और कौन सा टर्म आने वाला है, मल्टीप्लाई में टर्म आएगा आपका एक्स का टर्म रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बी टी वी एक्स डी वी एक्स। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों इंटीग्रल हैं, ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल, ये दोनों एक तरीके से आइडेंटिकल इंटीग्रल हैं। अगर एक इंटीग्रल का वैल्यू पता लग जाए, देन स्क्वायर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों इंटीग्रल आइडेंटिकल हैं। इसका पता लग गया, देन इसका दोनों का सेम होगा, स्क्वायर कर सकते हैं दोनों का, आई स्क्वायर। अगर इसको मैं एक तरीके से आई से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, सो हमें ये दो इंटीग्रल फाइंड आउट करने पड़ेगा, ये वाला और ये वाला, देन हम जो आपका डेंसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इनको सॉल्व करके देखते हैं। अब हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन आता है कि अगर हमें 0 टू इन्फिनिटी अगर इंटीग्रल फाइंड आउट करना हो, जिसमें e टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर और v टू द पावर n डी वी, कुछ इस तरीके से अगर इंटीग्रल हो, देन इसका जो वैल्यू है वो होता है आपका 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई बीटा टू द पावर n प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो अगर इस इंटीग्रल को इसकी हेल्प से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, देन यहाँ पर बीटा का वैल्यू m डिवाइडेड बाई 2 के बी टी हो जाता है, n का वैल्यू इसमें क्या है, 0 है। इट मीन्स अगर मैं इसको अगर i से रिप्रेजेंट करता हूँ, देन i इज इक्वल टू कितना हो जाता है, इसके अंदर देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, और ये माइनस, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आपकी, ये हमें वी सी टू इन्फिनिटी करना चाहिए था। ये आपका वी सी जो है वो आपका हो जाता है 3 सोल्ड वोल्टेज वेलोसिटी। 3 सोल्ड वेलोसिटी है कितना, मिनिमम वेलोसिटी होना ही चाहिए। ओके, अब इसकी तरफ मूव करते हैं। इंटीग्रल का जो वैल्यू है i इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 बीटा टू द पावर, इट मीन्स इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, बीटा की वैल्यू हो जाता है 2 के बी टी डिवाइडेड बाई m
इसका क्या हो जाता है अंडर रूट, बिकॉज n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 0 है। ओके, यहाँ पर आपका हो जाता है गामा फंक्शन 1/2। ओके, और यहाँ पर डिवाइड है आपका 2 का। ओके, बट ये जो लिमिट है ये एक तरीके से सिमेट्रिक फंक्शन बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि v का वैल्यू अगर आप नेगेटिव करते हो देन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इसका v का स्क्वायर है। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी का एक इंटीग्रल, और ये 0 टू इन्फिनिटी, इट मीन्स यहाँ पर 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 2 से आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, सो ये बच जाता है। और इसका वैल्यू होता है रूट पाई, सो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाता है अंडर रूट 2kBt पाई डिवाइडेड बाई m। ओके, सो ये i का वैल्यू हमें मिल जाता है। सेकंड बात आती है इसको सोल्व करने के लिए। ओके, इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम सोल्व कर पाएंगे। अगर 1/2 mvx², इसको मैं एक तरीके से एनर्जी मान लूँ Ex, देन क्या होगा? सो यहाँ से माइनस नहीं, 1/2 mvx² इज इक्वल टू Ex। ओके, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि mvx dvx इज इक्वल टू dex। ओके, और यहाँ से vx dx इज इक्वल टू कितना हो जाता है dex डिवाइडेड बाई m। इट मीन्स m का पावर मुझे यहाँ पर कम करना पड़ेगा एक। ओके, देन ये इंटीग्रल क्या हो जाता है आपका, ये जो इंटीग्रल है ये आपका चला जाता है इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस e डिवाइडेड बाई kBt और dE। ये हो जाता है। अगर एनर्जी की टर्म्स में अगर मैं चेक करता हूँ, देन हमें पता है एनर्जी का वैल्यू कितना होना चाहिए, EC टू इन्फिनिटी। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करके अगर हम इक्विवेलेंट अगर लिखना चाहें J का वैल्यू, सो J कितना आ जाता है यहाँ से 2E। ओके, m² बच गया, बिकॉज वहाँ से एक m का डिवाइड होता है ना, यहाँ से ये रहा DE डिवाइडेड बाई m से, सो एक m का पावर चला गया h²। ओके, इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना आया इनटू इसका वैल्यू कितना आया, वहाँ से कितना वैल्यू आ जाता है 2kBt पाई डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है m। ओके, देन ये थर्ड इंटीग्रल जो बच गया था, ओके, इसका जो वैल्यू है हम इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे थे। ओके, और अब हमें इसका वैल्यू चाहिए। ओके, बट इसके साथ ही हमने यहाँ पर ये जो हमने ये एक्सप्रेशन अलग किया था, देन इसके साथ म्यू का एक्सप्रेशन भी था ना। ओके, वो हमने यहाँ पर भूल गए थे यहाँ पर लिखना। वो जो एक्सप्रेशन था वो था आपका एक्सपोनेंशियल म्यू टी डिवाइडेड बाई आपका था kBt। ये एक्सप्रेशन भी तो साथ में चल रहा था, उसी से अलग किया था हमने Ex को, और Ex का वैल्यू पुट किया था। ओके, सो ये एक्सप्रेशन भी लिखते हैं एक्सपोनेंशियल म्यू टी डिवाइडेड बाई kBt। अब क्या रह गया, अब ये एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व करते हैं इस इंटीग्रल को। इसके अंदर हम लिमिट को चेंज इस तरीके से करेंगे कि Ex जो है यहाँ पर Ex ही तो था, Ex डिवाइडेड बाई kBt है, उसको अज्यूम करते हैं वो u प्लस EC डिवाइडेड बाई kBt है। अब ऐसा ही क्यों किया, बिकॉज जैसे ही अगर हम लिमिट को चेंज करेंगे, ओके, लिमिट को चेंज करेंगे, देन जो u का लिमिट आने वाला है उसके अंदर क्या होगा Ex डिवाइडेड बाई kBt और माइनस यहाँ पर EC हो जाएगा। बिकॉज अगर
इसका लिमिट ई सी है, देन ये u इज इक्वल टू 0 टू, अगर आगे इन्फिनिटी है देन 0 टू इन्फिनिटी लिमिट चला जाएगा ना u का, अगर u की टर्म्स में इसको लिखते हैं। देन इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूँ, ये वैल्यूज़ पुट करता हूँ, देन मेरे पास क्या मिलता है। अब यहाँ से देखिए, ई एक्स का वैल्यू पुट करूँगा, यू का टर्म आएगा और माइनस में ये वाला टर्म आने वाला है। इट मीन्स एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ई सी डिवाइडेड बाई के बी टी, ये टर्म बाहर आने वाला है, ओके। और इंटीग्रल आने वाला है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस यू और डी यू, बिकॉज अगर डेरिवेटिव करता हूँ देन मेरा डी ई एक्स इज इक्वल टू डी यू ही आ जाता है, बिकॉज ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है अपना, ओके। सो यहाँ पर इसका डी का वैल्यू डी यू से रिप्लेस हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है वो आपका 1 होता है, ओके। अगर आप इंटीग्रल करोगे इसका, देन इसका जो इंटीग्रल है वो आपका एक तरीके से स्पेशल इंटीग्रल है, इसका वैल्यू 1 होता है। और सॉरी, यहाँ से हमने कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया था ना, लिमिट्स तो सही कर दी, बट यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि ई एक्स डिवाइडेड बाई के बी टी है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको ले ही है, मतलब इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ओके, बिकॉज डेरिवेटिव कर रहे हैं अगर। देन डी ई एक्स है वो इज इक्वल टू के बी टी इंटू डी यू होगा ना, ये हम के बी टी और भूल गए थे, के बी टी भी आने वाला है साथ में, ओके। सो हमने जस्ट डायरेक्टली डी ई एक्स को डी यू से रिप्लेस कर दिया था, बट ऐसा नहीं होगा, के बी टी भी आने वाला है, बिकॉज यहाँ पर भी तो एक्सप्रेशन है। इट मीन्स यहाँ पर आपका के बी टी आने वाला है, इट मीन्स के बी टी का यहाँ से स्क्वायर कर सकते हैं, ओके। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, देन मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आता है वो देखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इस तरीके से आएगा, j इज इक्वल टू 2e, यहाँ से एक m है, इट मीन्स एक m कैंसिल, डिवाइडेड बाई h क्यूब था, सॉरी स्क्वायर नहीं था, ओके। यहाँ से देखिए 2 पाई, ओके, 2 पाई इंटू 2 में यहाँ पर 4 पाई भी लिख सकता हूँ, ओके, 4 पाई, इट मीन्स ये कंप्लीट हो गया, के बी स्क्वायर, ठीक है। देन एक्सपोनेंशियल ऑफ, अब देखिए हमने पता था कि फाई इज इक्वल टू म्यू माइनस ई सी होता है, ओके। देन यहाँ से फाई का वैल्यू रख सकते हैं, बट सॉरी यहाँ से ई सी माइनस म्यू होने वाला था, देन यहाँ से माइनस फाई रखना पड़ेगा, माइनस साइन कॉमन लेके, डिवाइडेड बाई के बी टी, ओके। और एक टर्म रहेगा टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर भी आता है। सो ये एक तरीके से हमारे पास जो डेंसिटी है आपका, करंट डेंसिटी, उसके लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। और इस एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर शॉर्टली लिखना चाहें, कि जे इज इक्वल टू यहाँ से ए टी स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई के बी टी। नॉर्मली अगर ये हम कॉन्स्टेंट कंसिडर करें, ये जो इक्वेशन है इसको हम बोल सकते हैं रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन, ओके। सो एक तरीके से इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको प्रोवाइड करती है आपकी करंट डेंसिटी, ओके। सो अब हमने जो रिजल्ट दुश्मन इक्वेशन थी वो फाइंड आउट कर ली थी। अब हम देखते हैं इस इक्वेशन का यूज़ कैसे करेंगे, ओके। किसी भी क्वांटिटी को, जैसे हमने फाई फाइंड आउट करना है अगर किसी बॉडी का, क्या उसका एक तरीके से वर्क फंक्शन होगा, वो कैसे फाइंड आउट करें, म्यूटी कैसे फाइंड आउट करें, ओके। सो बिकॉज निकालने वाली क्वांटिटी तो सिर्फ यही वही क्वांटिटी है जो हमें फाइंड आउट करनी है, फाई या फिर म्यू, ओके। सो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम दोनों तरफ
log लेते हैं इस वाले टर्म के, ओके, देन अपन क्या कह सकते हैं कि log ऑफ j डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर यहाँ लेता हूँ, ओके, इज इक्वल टू log ऑफ a, ओके, देन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई के बी टी, ओके। अगर मैं एक कर्व बनाता हूं जिसका y एक्सिस ये रहता है, उसका x एक्सिस ये क्वांटिटी रहता है 1 डिवाइडेड बाई टी। इट मीन्स अगर मैं कर्व बनाता हूं, यहाँ पर आपका t इनवर्स रहता है, y एक्सिस में आपका ln j डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर रहता है। देन हमें पता है स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू हो जाता है आपका माइनस 5 डिवाइडेड बाई के बी, ओके। सो यहाँ से अगर हम चेक करें देन स्लोप कुछ इस तरीके से होगा, डिक्रीजिंग, ओके। और अगर हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर लें देन, बिकॉज स्लोप अगर है तो नेगेटिव है, देन कोई नेगेटिव साइन का वैसे कोई मतलब नहीं बनता। इट मीन्स फाइव इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो के बी इंटू स्लोप करके, ओके। और हमें पता है कि आपका जो एक तरीके से फाइव है वो इज इक्वल टू ई सी माइनस म्यू टी होता है। सो यहाँ से आप म्यू टी भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको सिर्फ ई सी जो कि आपकी वैल्यू है थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है और माइनस 5, ये आप करके म्यू टी फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। सो इस तरीके से ये कर्व कुछ इस तरीके से आपका एक क्लियरली लाइन तो नहीं बनेगा बट पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे, ओके। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल्स का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का रिफ्लेक्शन हो रहा है मेटल से, उसको हम नेग्लिजिबल लेके चलें, बिकॉज उसको अगर कंसिडर करेंगे देन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा ये, बिकॉज हम तो सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं ना कि पार्टिकल आपके एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सिर्फ, और वाई जेड डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे, वो भी कंडीशन हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ओके। सो इस तरीके से हम आपका जो वर्क फंक्शन है मेटल के लिए वो फाइंड आउट कर सकते हैं थर्मोनिक एमिशन में, ओके। और आपका म्यू टी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो इस तरीके से जो थर्मोनिक एमिशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ओके।